स्टूडेंट्स, प्रीवियस पीरियड में हमने ब्लड प्रेशर टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इन फैक्टर्स की लिस्ट में सबसे पहले आता है स्ट्रेन और इमोशनल स्ट्रेस। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि बीपी बढ़ने के जो मेन रीजंस होते हैं, जो कॉमन रीजंस होते हैं, उनमें पहला होता है टेंशन। अगर हमें किसी चीज का टेंशन है या एंजाइटी है, हम डर गए हैं, या फिर बहुत ज्यादा खुशी हुई है या बहुत ज्यादा दुख हुआ है सडनली, देन एक्साइटमेंट हुई है, अगर सडन एक्साइटमेंट हुई है, तो ऐसे में हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ये सभी को मालूम है। सो टेंशन, एंजाइटी, then fear, emotions like excitement, it increases the blood pressure of person। तो उससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है इंसान का वो बढ़ता है इन सभी केसेस में, टेंशन के केस में, डरने के केस में, एक्साइटमेंट के केस में। देन दूसरा फैक्टर जो है वो है इलास्टिसिटी और रिजिडिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन अलो करती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन अलो करती है, और उससे जो है बढ़ा हुआ बीपी या लो हुआ बीपी जो है वो एडजस्ट होता है बॉडी में हमारे। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत रीजन से, बहुत अलग अलग प्रकार के रीजन से रिड्यूस हो सकती है। उसमें एक रीजन एज भी है। तो ओल्ड एज में जो है वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इंसान की धीरे धीरे लूज होने लगती है, और उससे रिजिडिटी बढ़ती है, और फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इलास्टिसिटी अगर रिड्यूस होती है तो उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है ना। इट इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के लॉस होने से रिजिडिटी बढ़ती है, और रिजिडिटी की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस अप्लाई होता है, और उससे ओवरऑल बीपी जो है इंसान का वो बढ़ता है। उसके बाद तीसरा फैक्टर दिया हुआ है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लड प्रेशर के साथ, यानी कि जैसे जैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। देन उसके बाद का है फैक्टर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का गाढ़ापन। ब्लड जितना गाढ़ा होगा ब्लड प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और ब्लड जितना पतला होगा ब्लड प्रेशर जो है वो उतना ही कम होगा। तो ब्लड ज्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए, है ना। प्रॉपर विस्कोसिटी चाहिए ब्लड की टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर एट 120-80 mmHg, है ना। देन उसके बाद डाइट जो है, डाइट के बारे में हम सभी जानते हैं कि डाइट प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर हम सॉल्टी खाना खाते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं, और हेवी खाना, हेवी फूड यूज करते हैं खाने के लिए, और कोलेस्ट्रॉल रिच यानी तेल और घी वाला खाना अगर हम प्रीफर करते हैं, तो फिर ऐसे में अगर हमारी लाइफस्टाइल इस प्रकार की है तो ऐसे में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सो डाइट भी एसोसिएटेड है ब्लड प्रेशर के इंक्रीमेंट के लिए। तो डाइट, सॉल्टी डाइट, हेवी डाइट और कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट में इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। देन नेक्स्ट फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। तो ओवरऑल अगर ब्लड वॉल्यूम जो है जो 4 से 6 लीटर की रेंज में होना चाहिए हमारे शरीर में, वो अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ भी हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है एज फैक्टर, है ना। तो एज फैक्टर के साथ साथ यानी आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, तो 45 या 50 साल के बाद जो होता है नेचुरली हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज करने लगते हैं, और उसका जो परिणाम होता है वो ब्लड वेसल्स के रिजिडिटी में होता है। ब्लड वेसल्स रिजिड होने लगते हैं, और ब्लड वेसल जैसे जैसे रिजिड होने लगते हैं, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी खोते जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, वैसे वैसे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। तो ओल्ड एज में यानी कि आफ्टर द एज ऑफ 45-50 ईयर्स आमतौर पे ये प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट होता है कि ब्लड वेसल्स दे लूज देयर इलास्टिसिटी, दे बिकम हार्ड, रिजिड, एंड दैट्स व्हाई दे ऑफर मोर पेरिफेरल रेजिस्टेंस दैट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सो इस प्रकार से एज फैक्टर भी बढ़े हुए बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी ब्लड वेसल्स के दीवारों ने अप्लाई किया हुआ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी उतना ही ज्यादा रहेगा। तो जब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, लॉस हो जाता है उसका, और ब्लड वेसल्स जो है वो हार्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, बढ़ता है।
देन ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हम जानते हैं कि मोटापा भी हाई बीपी के साथ एसोसिएटेड रहता है। देन सेक्स ऑफ द पर्सन, है ना, फीमेल्स जो होते हैं, फीमेल्स में ब्लड प्रेशर मेल के कंपैरिजन में स्लाइटली कम होता है। Yes, blood pressure in females is slightly lower than in males up to the age of 45 to 50 years. तो ये जो रूल है ये 45-50 तक के अलाउड है, यानी अप्लाई होता है। और 45-50 इयर्स के बाद तो मेल हो या फीमेल, दोनों के ब्लड वेसल्स ने इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी धीरे धीरे होनी है और हार्ड होना है उनके ब्लड वेसल्स ने, और ब्लड प्रेशर भी उनका बढ़ना है, नेचुरल है वो। तो yes, blood pressure in females is slightly lower than the males up to the age of 45 to 50 years. उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, है ना। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट सभी को मालूम है वो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे बॉडी में आती है और उससे पेशेंट को, पर्सन को तकलीफ भी होती है। तो पहला फैक्टर डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी। तो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, उसकी सिस्टोलिक वैल्यू 120 mmHg होनी चाहिए और डायस्टोलिक वैल्यू जो है वो 80 mmHg होनी चाहिए। अब क्या है ये 120-80 mmHg ना, इस वैल्यू का मतलब क्या है? तो 120 mmHg यानी उतना प्रेशर जितने प्रेशर से हम मर्क्यूरी मीटर का मर्क्यूरी 120 मिलीमीटर हाइट तक ऊपर उठा सके, उतने प्रेशर को हम कहते हैं 120 mmHg। तो ये नॉर्मल वैल्यू जो होती है किसी भी एडल्ट नॉर्मल व्यक्ति की, तो हेल्दी व्यक्ति की, वो होनी चाहिए 120-80 mmHg, ये हम जानते हैं। लेकिन ये वैल्यू बढ़ के अगर सिस्टोलिक वैल्यू 140 mmHg तक बढ़ती है और डायस्टोलिक वैल्यू अगर 90 mmHg तक बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं कि यस, उस पेशेंट को हाई बीपी की शिकायत है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है ना। यहाँ तक के वैल्यूज के बाद यस 140 mmHg 120 की जगह पे और 80 mmHg की जगह पे अगर 90 mmHg वैल्यूज आते हैं, तो इसका मतलब कि पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है। हाँ, और ये लिमिट अगर बहुत ज्यादा क्रॉस हो जाती है और ब्लड प्रेशर अगर एक्सेसिवली हाई हो जाता है, एक्सेसिवली हाई इन द सेंस 220 हुआ है 120 की जगह पे और यस 80 की जगह पे 120 हुआ है mmHg ऑफ कोर्स, तो इसे हम एक्सेसिवली हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे और इसके जो परिणाम होते हैं वो भी वैसे ही सीवियर होते हैं, जैसे कि हमारे आंखों के अंदर के ब्लड वेसल्स इतने हाई ब्लड प्रेशर से रप्चर हो जाएंगे और इंसान जो है कंप्लीटली ब्लाइंड हो सकता है। सो यस, इट मे डैमेज अवर आईज, इट मे यस कॉज ब्लाइंडनेस इन पर्सन। देन किडनी के ऊपर भी हाई बीपी का बहुत बड़ा असर होता है, बड़ा इम्पैक्ट होता है। नेफ्रिटिस जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है और आगे जाके वो किडनी फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकती है। ब्रेन में भी स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक, या फिर पैरालिटिक अटैक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से एक्सेसिवली हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके इम्पैक्ट्स जो है वो सीवियर होते हैं। देन उसके बाद इनके रीजंस क्या है, ब्लड प्रेशर के पीछे के रीजंस क्या है, कॉजेस बिहाइंड द हाइपरटेंशन प्रॉब्लम क्या होते हैं। नॉर्मल प्रॉब्लम्स है जो हमें मालूम है। पहला है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज होने की वजह से ब्लड वेसल्स के वॉल्स का हार्ड होना, रिजिड होना, उसे हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो क्या होता है कि आर्टरीज में हमारे एक लिमिटेड इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, वो जब लूज होने लगती है तो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है हमारी वो हार्ड होने लगती है, रिजिड होने लगती है। उसे हम मेडिकल साइंस में डिस्क्राइब करते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। देन दूसरा रीजन है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी नैरोइंग ऑफ एन आर्टेरी। तो ये आर्टेरी है, आर्टेरी के अंदर की जो खाली जगह होती है उसे ल्यूमेन कहते हैं। और ये ल्यूमेन जो है, जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है वैसे वैसे ये ल्यूमेन जो है वो रिड्यूस होने लगती है। जैसे ये डिपोजिशन बढ़ते गया तो ल्यूमेन क्या होते जा रही है, रिड्यूस होते जा रही है। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन की एक एक लेयर उसकी बढ़ेगी वैसे वैसे ल्यूमेन जो है वो रिड्यूस होगा, और ये कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इससे क्या होता है कि ल्यूमेन नैरो होने की वजह से ब्लड सप्लाई में रिडक्शन आता है। So atherosclerosis might also be one of the reason behind hypertension, narrowing of artery due to the deposition of cholesterol on the inner walls of
आर्टेरीज। उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा भी एक रीजन है ब्लड प्रेशर के इंक्रीमेंट के लिए। उसके बाद फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, है ना, फिजिकल एक्सर्शन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर इमोशनल स्ट्रेस आता है टेंशन के फॉर्म में, फियर के फॉर्म में, एक्साइटमेंट के फॉर्म में, तो वो भी इंक्रीमेंट इन बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फिर गलत आदतें हैं अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग जैसी, है ना, तो ये एडिक्शन जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर के लिए, अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग। देन कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, ये फैक्टर हमने पहले डिस्कस किया। तेल और घी वाला खाना, ज्यादा तेल और घी अगर यूज होता है खाने में आपके, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है हाई बीपी के लिए। देन इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ रेनिन, एपिनेफ्रिन और अल्डोस्टेरोन, ये हार्मोन्स के नाम हैं। तो ये हार्मोन्स अगर ज्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं हमारे ब्लड प्रेशर के बढ़ने की प्रॉब्लम के साथ, है ना, और रिलेटेड होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ। तो इस प्रकार से हमने अभी रीजंस देखे, कॉजेस देखे जो रिस्पॉन्सिबल है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉजेस, arteriosclerosis, hardening of walls of the arteries, then atherosclerosis, narrowing of the walls of the arteries due to the deposition of fatty substances like cholesterol, then obesity, मोटापा, then physical और emotional stress, then alcoholism और smoking जैसे एडिक्टिव आदतें, देन यस कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, तेल या घी वाला खाना खाना, देन कुछ हार्मोन्स का इंक्रीज्ड सिक्रेशन जैसे कि रेनिन, एपिनेफ्रिन और अल्डोस्टेरोन, है ना, ये रीजंस है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा, वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कि CAD। अब पहले तो ये देखना होगा बेटा कि कोरोनरी आर्टरी क्या है। कोरोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल है हमारे हार्ट से एसोसिएटेड जो हार्ट के खुद के वॉल्स को यानी कि दीवारों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है अपनी ब्रांचेस के थ्रू। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है जो सप्लाई करती है हार्ट के दीवारों के सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अपने ब्रांचेस के थ्रू, वो अगर, है ना, इफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, जितना सप्लाई उसने करना है हार्ट के दीवारों के सेल्स को उतना अगर नहीं कर पा रही है, तो हम कहेंगे कि यस कोरोनरी आर्टरी प्रॉब्लम हुआ है, डिसीज हुआ है। रेड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट और हार्ट मसल्स, ये जो होता है उसे कहते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो उससे क्या होता है कि हार्ट के जो मसल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, है ना, हार्ट मसल्स दे गेट ग्रेटली डैमेज ड्यू टू द रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, और इससे स्टार्ट होता है माइल्ड चेस्ट पेन यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस, और फिर या फिर आ सकता है उस पर्सन को हार्ट अटैक जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो myocardial infarction and angina pectoris are the probable problems due to reduced blood supply to the heart muscles, है ना, हार्ट के मसल्स को जब reduced blood supply होता है तो ऑक्सीजन भी कम मिलता है, तो उसका ओवरऑल असर हार्ट के मसल्स के इफिशियंसी पे होता है। देन एक रीजन और भी हो सकता है CAD का, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का, वो ये कि ल्यूमेन का डिक्रीज होना। ल्यूमेन का डिक्रीज होना, उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हम अच्छे से जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, फैटी सब्सटेंसेस का डिपोजिशन लाइक कोलेस्ट्रॉल may reduce the lumen of the blood vessel, may reduce the lumen of the coronary artery which may lead to the condition arteriosclerosis and then CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या है ना, एंजाइना पेक्टोरिस एक कंडीशन है, यस, पेन इन द चेस्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल्स, है ना। तो दोनों रीजंस हो सकते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी रीजन हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के वॉल के मसल्स जो है यानी कि कार्डियक मसल्स जो है उन्हें इनसफिशिएंट यानी कि इनएडिक्वेट सप्लाई होता है ब्लड का, है ना, जिससे उनकी इफिशियंसी पे असर होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स क्या है, तो पहले तो हेवीनेस फील होता है हार्ट थोरेसिक एरिया में, चेस्ट रीजन में, और फिर एक पेन वेव वहां से अराइज होती है चेस्ट रीजन से, और वो पेन वेव जाती है गर्दन में, गर्दन से फिर लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म में जाती है, और फिर ऊपर हमारे लेफ्ट साइड के लोअर जॉ में भी एंटर होती है। तो इन सिम्टम्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम गेस कर सकते हैं कि यस एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है हार्ट में। सो हार्ट में, चेस्ट में पेन होना, उस पेन वेव का
यस नेक एरिया में ट्रांसफर होना, वहां से लोअर जॉ में जाना और फिर एक साइड से लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म में ट्रांसफर होना, है ना, ये सिम्टम्स है एंजाइना पेक्टोरिस के। तो इसके ऊपर मतलब ट्रीटमेंट क्या है, तो रेस्ट सबसे अच्छा उपाय है, रेस्ट लेना, आराम करना, ये एंजाइना पेक्टोरिस के ऊपर का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, सबसे बड़ा उसके ऊपर का ये रिकवरी सॉल्यूशन है। देन उसके बाद हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर की वजह भी यही होती है कि हार्ट के वॉल्स के जो मसल्स होते हैं उन्हें इनएडिक्वेट सप्लाई होता है ब्लड का इनएडिक्वेट सप्लाई यानी ऑक्सीजन का इनएडिक्वेट सप्लाई, और उससे इफिशियंसी जो है वो हाईली रिड्यूस होती है। हार्ट के मसल्स के इफिशियंसी के रिड्यूस होने की वजह से हार्ट का एक्सपांशन ज्यादा हो जाता है ना, हार्ट जरूरत से ज्यादा एक्सपांड होने लगता है और ऐसा करते करते धीरे धीरे हमारा हार्ट टोटली स्टॉप ही होता है, काम करना बंद कर देता है। उसी को हम डिस्क्राइब करते हैं यस हार्ट फेल्यूर। सो ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड to the heart muscles, to the muscles of the heart wall, उनकी इफिशियंसी कम होती है, वो काम करना बंद कर देते हैं और वो लीड हो सकता है हार्ट फेल्यूर में। तो इस प्रकार से हमने हार्ट रिलेटेड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है वो पढ़े। उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज ईसीजी। ईसीजी उसका लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या लॉन्ग फॉर्म है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है एक्चुअली ईसीजी? ईसीजी एक प्रकार का ग्राफिक रिकॉर्ड है, एक ग्राफ निकलता है मशीन के थ्रू, है ना, जो जानकारी देता है डॉक्टर्स को हार्ट के अंदर आपके यानी पेशेंट के क्या एग्जैक्टली चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस में मदद करता है ईसीजी डॉक्टर को, ये सब पेशेंट के हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो ये एक प्रकार का ग्राफिक रिकॉर्ड है। किस चीज का ग्राफिक रिकॉर्ड है ये? इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोड्यूस इन अवर हार्ट। हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, कौन से इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ इनिशिएट होते हैं, कहाँ ट्रांसफर होते हैं, ये सब चीजें हमने वर्किंग ऑफ हार्ट टॉपिक के समय पढ़ी। ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल वेव जो है वो जनरेट होती है, वहां से वो एवी नोड से बंडल ऑफ से पर्किंजे फाइबर, ऐसे उसका ट्रांसफर होता है एक हार्ट बीट के दौरान। तो ये एक हार्ट बीट के दौरान जब ये इलेक्ट्रिकल वेव यानी कि इंपल्स ट्रांसफर हो रहा होता है तो उसके दौरान जो वेरिएशंस हमारे हार्ट में प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस जिनको हम कह सकते हैं, उनका रिकॉर्डिंग करना एक ग्राफिकल फॉर्म में, उसे कहते हैं हम ईसीजी, उसी को कहते हैं ईसीजी। सो अ ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज कॉल्ड एज ईसीजी। ईसीजी के जो डिस्कवरर है ना, या फिर जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, वो फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है वो है इंथोवेन। उन साइंटिस्ट का नाम है इंथोवेन। ही डिस्कवर्ड ECG टेक्निक इन 1903 एंड ड्यू टू द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ ECG इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी, ही इज डिस्क्राइब और ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसके बाद यहाँ एक्चुअल ग्राफ निकाला हुआ है, यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम इन मिली सेकेंड्स और वाई एक्सिस पे लिया है वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट इन मिली वोल्ट्स, है ना। एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है मिली सेकेंड्स में और वाई एक्सिस पे जो है वो वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है मिली वोल्ट्स में और ये ग्राफ ड्रॉ किया है ECG जिसको हम कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ 3 कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं। पहला कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल। दूसरा कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और तीसरा कंपार्टमेंट, आखिरी कंपार्टमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस ड्यूरिंग ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसको कि हम कह सकते हैं जॉइंट डायस्टोल। ओके, सो तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 कंपार्टमेंट में पढ़ाई के कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो पहले देखते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल वाले कंपार्टमेंट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो पी वेव जो ब्लैक कलर से यहाँ डिनोट की गई है। तो ये पी वेव जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है ना, किस चीज के बारे में डॉक्टर को बताती है? तो ये पी वेव जो है ये एक स्मॉल अपवर्ड वेव है जो मतलब बताती है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में।
वो प्रोड्यूस होती है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, और उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस हुए हैं वो फ्लक्चुएशंस जानकारी देते हैं डॉक्टर्स को ऑरिकल्स के काम में, है ना, अगर कोई गड़बड़ है या नॉर्मली हो रहा है उसके बारे में। Then P wave. So P wave is the small upward wave which causes auricular contraction. उसके बाद दूसरा जो ग्रीन कलर से निकाला हुआ जो वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको, जो ग्रीन कलर से मैंने डायग्राम में डिनोट किया है जिसको। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है इट बिगिंस एज डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, है ना, एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन के फॉर्म में ये शुरू होता है और फिर कंटिन्यूज एज ए लार्ज अपराइट ट्रायंगुलर वेव, कंटिन्यू होता है एक लार्ज अपराइट ट्रायंगुलर वेव के फॉर्म में, और फिर ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और डॉक्टर्स को जानकारी देता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में। देन उसके बाद आखिरी कंपार्टमेंट जो रिप्रेजेंट करता है जॉइंट डायस्टोल को, वो रिप्रेजेंट हुआ है टी वेव से, जो मैंने ब्लू इंक से रिप्रेजेंट किया है जिसे। तो ये टी वेव क्या है? टी वेव एक ब्रॉड अपवर्ड वेव है जो हमें बताती है, यानी डॉक्टर्स को बताती है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के बारे में। इस प्रकार से यस, पी वेव ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड yes T wave during auriculoventricular diastole यानी कि जॉइंट डायस्टोल। इस प्रकार से कंप्लीट हमारा ईसीजी बनता है। ये एक हार्ट बीट के दौरान का ईसीजी है। तो ऐसे ही रिपीटेशन होगा दूसरे हार्ट बीट के दौरान, तीसरे हार्ट बीट के दौरान, और एक लंबी सी पट्टी आपको फाइल में लगा के देंगे डॉक्टर, वो होगा हमारा ईसीजी। देन उसके बाद ईसीजी का क्या फायदा है, सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी। डॉक्टर्स को ईसीजी देख के पेशेंट के हार्ट के बारे में कौन कौन सी चीजें जो है वो मालूम होती है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगता है। तो यहाँ लिस्ट दी हुई है। तो ईसीजी इज यूजफुल टू डिटेक्ट सीएडी, अगर कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज है पेशेंट को तो उसकी जानकारी मिलती है डॉक्टर को। हार्ट में कोई ब्लॉकेज है उसकी जानकारी मिलती है। एंजाइना पेक्टोरिस जैसी शिकायत से को फेस कर रहा है पेशेंट अगर, उसकी जानकारी मिलती है। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया यानी लो हार्ट रेट और हाई हार्ट रेट के बारे में जानकारी मिल सकती है ईसीजी देख के। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस यानी कि कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई ब्लड क्लॉट वगैरह हुआ है तो उससे अगर वो आर्टरी ब्लॉक हुई है तो वो भी पता लगता है। देन रूमेटिक हार्ट डिसीज, कोई पुरानी हार्ट से रिलेटेड बीमारी है उसके बारे में भी पता चलता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक के बारे में मालूम होता है। कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो वो मालूम होता है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट अगर नॉर्मल से कम हुआ है वो भी मालूम होता है, नॉर्मल से ज्यादा हुआ है वो भी मालूम होता है। तो इतने सारे फैक्टर्स जो है, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर को एग्जैक्ट आइडिया ईसीजी दे सकता है, जिससे कि डायग्नोसिस आसान होता है, और अगर डायग्नोसिस हुआ इजीली तो फिर ट्रीटमेंट करना भी आसान होता है। क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स में डॉक्टर के पास बहुत कम समय होता है, पेशेंट के पास भी बहुत कम समय होता है। तो जितने जल्दी डायग्नोसिस होगा उतने जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ेंगे। और ईसीजी ये मौका देता है डॉक्टर को, जल्द से जल्द डायग्नोसिस में हेल्प करता है और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करने में मदद करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ईसीजी। Now the only topic remain is lymphatic system that we will discuss in next video.